योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति। अगले 1 घंटे के दौरान हम आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। आपके जिन भी शेयरों पर आपके सवाल हैं आप वो हमें भेज सकते हैं। उन सवालों पर हम आपको राय पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सवाल पूछने का तरीका क्या है, कैसे आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आपके कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9167329108 का। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने सवाल हमारे पास पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमें सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना चाहते हैं हमारे पास सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। उन सवालों को हम शामिल करेंगे और आप तक उस पर राय पहुंचाएंगे जो भी आपके सवाल होंगे। लेकिन हम इससे पहले कि कॉलिंग शो की शुरुआत करें, आपके कॉल्स लें, पहले मार्केट का एक हाल ले लेते हैं। तो मार्केट का हाल आज बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत अच्छा क्या कहें, इनफैक्ट बुरा ही है। आधे % के आसपास की गिरावट है निफ्टी में। इस वक्त देख रहे हैं आप सेंसेक्स भी करीब आधे % के आसपास कमजोर है। 300 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। आईटी से दबाव आया है, 1.5% के आसपास ये इंडेक्स टूटा हुआ है। निफ्टी बैंक आज जो है वो कल जो थोड़ी मजबूती दिखा रहा था आज वो मजबूती गायब हो गई है। 133 अंक नीचे है, करीब 1/4% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो चढ़ने वाले शेयर कौन से बचे हैं, जो 12 शेयर चढ़े हुए हैं, 37 शेयर जो इनफैक्ट अब तो 9 बच गए हैं। 9 शेयरों में आज तेजी दिख रही है अभी और 41 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। जो 9 शेयर चढ़े हुए हैं उनमें डॉक्टर रेड्डीज लैब सबसे ऊपर है, 1.5% के आसपास की तेजी है। उसके बाद के बाकी शेयर एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एचयूएल हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, इसमें तेजी जो है वो आधे % तक की तेजी दिख रही है, जो कभी भी नेगेटिव की तरफ भी बदल सकती है। तो ये इस वक्त के मार्केट का हाल है। अगर आप लूजर्स का जो आंकड़ा देखेंगे तो लूजर्स का आंकड़ा 41 शेयर जो है वो आज नेगेटिव में है निफ्टी 50 के। इटर्नल यानी जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है वो सबसे ज्यादा गिरी है, आज की टॉप लूजर कंपनी है। बजाज फाइनेंस में गिरावट करीब 3% की। कोल इंडिया, विप्रो, टेक महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, इन सारे शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप ओवरऑल मार्केट का हाल देखेंगे तो मार्केट का हाल जो है वो आज काफी खस्ता है। तो ऐसे में जरूरी यह है कि आप ये समझें कि आज करना क्या है आपको, और उसको समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप आज के मार्केट को कैसे रीड करते हैं? काफी मार्केट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल भी गिरावट, आज भी गिरावट, लग रहा है कि फिर ये हफ्ता गिरावट से भरा हुआ ही जाएगा। बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए जैसे हमने इस साल का शुरुआत किया तब से देखिए लगातार एक डाउन मूव देखने मिल रहा है, स्पेशली निफ्टी में। तो देखा है तो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस निफ्टी की बात करते हैं तो सुबह के मॉर्निंग सेशन में हमने डिस्कस कर रहे थे कि सपोर्ट जो है 24,450 का ये तो ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है। फिलहाल के लिए सपोर्ट के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी। मुझे लग रहा है कि अगर इसके नीचे अगर फिसलता है और उसके नीचे ट्रेड करता है तो और वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ की नेक्स्ट सपोर्ट्स बनेंगे 24,320 और 24,150 तक भी चांसेस है नीचे की ओर फिसलने के लिए निफ्टी में। तो ओवरऑल सेटअप कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच के रखना चाहिए। और आज वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते थोड़ा वॉलेटिलिटी भी बिल्कुल देखने मिल सकती है। तो 24,450 के नीचे और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है निफ्टी में। वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी पोटेंशियल दिखा रहा है। 20 डे और 50 डे में इसमें एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेशन में रह सकता है, फिर निफ्टी में थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड हो सकते हैं, देखने मिल सकता है 24,450 के नीचे। ठीक है, यहाँ पर गिरावट ही हावी होती हुई निफ्टी में आगे नजर आएगी। थोड़ा सा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं। हरीश जी गुड आफ्टरनून, तृप्ति बात कर रही हूँ। और चलिए अब अपने पहले कॉलर को शो में शामिल करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हितेश जुड़ चुके हैं। हितेश हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? मैं राजकोट से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, मेरे पास आदित्य बिरला रियल एस्टेट के 100 शेयर हैं जी। और वो मैंने 2000 में परचेज किए हैं। ओके। अभी उसका रेट काफी डाउन हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, आपका नजरिया क्या रहेगा हितेश? मैं अभी होल्ड कर सकता हूँ। कर सकते, ओके। हरीश जी, हितेश हमारे साथ राजकोट से जुड़े हुए हैं। अब आदित्य बिरला रियल एस्टेट के शेयर है,
आज करीब 4.25% की गिरावट हावी हो रही है और इनके पास शेयरों की संख्या 100 है। खरीद भाव इनका 2,000 रुपये का है, जिसके चलते 58,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। और आज की बात करें तो 1418 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, लेकिन काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। लगभग ऑल टाइम लो पर ये शायद कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या सलाह होगी, इन्हें होल्ड करना चाहिए यहाँ से या फिर यहाँ पर अभी लॉस बुक करके निकला जाए और कहीं और दाव लगाया जाए? देखिए, अगर देखा जाए तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट में स्पेशली आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली 2-3 दिन से रियल एस्टेट में अच्छी खासी पिटाई देखने मिल रही है। और आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ओबराय रियलिटी देख लीजिए, तो सारे के सारे रियलिटी स्टॉक्स में थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो और अगर आदित्य बिरला की स्पेशली बात करते हैं तो लगातार हमने एक डाउन टिक देखने मिल रहा है लास्ट 3-4 महीनों से। तो एक मेजर सपोर्ट थे 1500 के करीबन था, तो उसके नीचे पे चलते हुए ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में और थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। स्टॉक में अपने एक सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट 1350 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस लेवल तो छू सकता है स्टॉक प्राइस। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं एक जो सेटअप था वीकनेस होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस है मुझे लग रहा है कि 1560 1600 के आसपास ही रहेगा। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं करते ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो जो भी है, जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है उसके चलते थोड़ा ओवरसोल्ड तो है ही है स्टॉक प्राइस। तो थोड़े दिन के लिए बने रहे, जो भी उछाल आता है 1550 के या 1600 के आसपास वहां पे निकलने के लिए कोशिश करना चाहिए स्टॉक से। बिल्कुल। तो जो उछाल आता है उस पर आप निकलने की कोशिश करें। इस शेयर में 1500 से 1600 के बीच में जो उछाल आपको मिले उससे आप सेल ऑन एग्जिट की स्ट्रेटजी अपनाएं और आगे बढ़ें उसमें। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिओम। हरिओम, कौन से शेयर्स हैं आपके पास, क्या सलाह चाहते हैं आप? सर आईटीसी में मेरे पास शेयर मेरे पास सर बहुत सारे हैं, कई हैं, लेकिन सब लॉन्ग टर्म के लिए मैं रोकना चाह रहा हूँ इसको। आईटीसी आपके पास कितने शेयर हैं और किस भाव पर? आईटीसी में लगभग 6,000 से ज्यादा शेयर हैं। अच्छा, और क्या परचेज प्राइस है आपका? एवरेज है सर 408 का। जी ठीक है, ठीक है। सो हरिओम के पास 408 के भाव पर 5000 आईटीसी के शेयर्स हैं। हरीश जी, 331 का भाव आ गया है। आईटीसी ने पिछले साल ठीक ठाक रनअप दिखाया था। इस साल का जो ऑल टाइम हाई है वो 471 के आसपास का है और वहां से करीब करीब आप देखिए एक साल में 24-25% की गिरावट देखने को मिल गई है इस शेयर में। क्या करना चाहिए? फंडामेंटली तो काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन चार्ट्स आपको क्या कहते हैं हरीश जी? बिल्कुल, अगर देखिए साल में पूरा ऑलमोस्ट पिछले साल पूरा एक कंसोलिडेशन में था आईटीसी, लेकिन लास्ट में देखा है तो दिसंबर महीने में एक गिरावट देखने मिल रही थी आईटीसी में न्यूज के चलते। तो वहां से जो मेजर सपोर्ट्स थे 380 385 का, वो ब्रेक डाउन दिया था। उसके बाद हमने गिरावट लगातार देखने मिल रहा है। तो निफ्टी आईटीसी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। मेजर सपोर्ट जो है 320 के अराउंड है। इनको बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, इनका बाइंग थोड़ा ऊपर का लेवल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 320 के पास सपोर्ट्स है। क्योंकि जिस तरीके से हमने गिरावट देखने मिली थी दिसंबर महीने में, उसके चलते शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल देखने मिल सकती है। एक उछाल मुझे लग रहा है कि 380 से लेकर 380 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 महीने में। तो उस लेवल से आता है तो वहां पे थोड़ा बहुत एग्जिट करने के लिए ज्यादा कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 380 जब तक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो 380 के पास अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें से एग्जिट करना है थोड़ा बेहतर है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 380 के आसपास आता है तो वहां से आपको एग्जिट की सलाह है। 320 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। फिलहाल आईटीसी को होल्ड करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अयान का है। यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। अयान पुणे से बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान जिंक के इनके पास शेयर्स है 745 और 495 इनका खरीद प्राइस है। और फिलहाल देखिए 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 680 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। काफ़ी अच्छा मुनाफा इस वक्त इन्हें मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो अयान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। हरीश जी, क्या लगता है आपको, अच्छे नतीजे हिंदुस्तान जिंक ने यहाँ पर पेश किए जिसके दम पे आज शानदार रैली हिंदुस्तान जिंक में नज़र आ रही है? और वैसे भी जितना सिल्वर चल रहा है, कमोडिटीज़ में जितना उछाल है, उसके दम पर भी हम लगातार यहाँ पर अच्छी रैली देख रहे हैं। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? लॉन्ग टर्म के लिए ये राय चाहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा है तो जैसे जिस तरीके से सिल्वर में हमने उछाल देखने में आता है उसका कि बिल्कुल वहां पे बेनिफिट होता हुआ नजर आया है हिंदुस्तान जिंक में।
तो मुझे लग रहा है कि जिंक पहले सिल्वर की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक रैली देखने मिली, वहाँ कहीं न कहीं लग रहा है कि स्टॉक प्राइस कमोडिटीज़ में भी थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो है। और जो जो चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वोलेटिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में भी अच्छा उछाल देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 550 के लेवल से ऑलमोस्ट 680 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। चार्ट सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है सिल्वर प्राइस में, इसमें भी हम लोग देखने मिल सकता है। तो उसके लिए कॉशियस अप्रोच रखें, थोड़ा एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉस रिवाइज करें रिमेनिंग पोजीशंस के लिए। 635 का सपोर्ट से तो उसके स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं, और एटलीस्ट 50% यहाँ से मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग के लिए 635 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए करंट लेवल से। ठीक है, आप थोड़ा सा 50% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 635 के आसपास का कैसे लगाइए, और अच्छे लेवल्स यहाँ पर फिलहाल आते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर चांदी में थोड़ा सा करेक्शन दिखे, जिसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर भी देखने को मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है योर स्टॉक्स में। लेकिन फिलहाल आपके सवालों पर जाएं उससे पहले हमें एक मैनेजमेंट से भी बात करनी है, क्योंकि नतीजे आए थे पीएनबी के। मुनाफा जो है वो करीब 4508 करोड़ से बढ़ के 5100 करोड़ हो गया था। मुनाफे में ग्रोथ दिखी थी, हालांकि मिले जुले नतीजे थे। अगर आप देखेंगे एनआईआई यानी जो नेट इंटरेस्ट इनकम की फिगर है, वहां पे गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला था, यानी जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की फिगर है वो अच्छी आई थी। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे 3.45% से घटकर 3.19% आ गया था, ठीक ठाक सुधार यहां देखने को मिला। और नेट एनपीए भी 0.36 से घटकर 0.32% रह गया था। प्रोविजनिंग का फिगर आप देखेंगे तो 643 करोड़ से बढ़ के 1150 करोड़ का आंकड़ा रहा है। ये हो सकता है कि ईसीएल फ्रेमवर्क की वजह से प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी हो, वन टाइम प्रोविजनिंग करनी पड़ी हो, जिसकी वजह से ये प्रोविजनिंग का फिगर ज्यादा दिख रहा है। चलिए काम करते हैं, मैनेजमेंट को शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार के नतीजे कैसे रहे। तो पीएनबी के टॉप मैनेजमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार श्रीवास्तव, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। अमित सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नतीजे आपने पेश किए, नतीजे ओवरऑल अच्छे रहे, मिले जुले नतीजे, कोई अगर आप कहें तो मिले जुले नतीजे रहे, लेकिन कुछ चीजें काफी अच्छी रही, जैसे एसेट क्वालिटी को लेकर काफी सुधार देखने को मिला। मेरा पहला सवाल आपके एनआईआईज के ऊपर है, क्योंकि यहां डिक्लाइन देखने को मिला है, 5% के आसपास का डिक्लाइन यहां देखने को मिला है। और ये तब मिला है जब आपकी लोन ग्रोथ जो है वो लोन बुक ग्रोथ जो है वो 12% की रही है, अच्छी ग्रोथ रही है वहां पे। उसके बावजूद आपके एनआईआई में प्रेशर देखने को मिला है। तो ये प्रेशर कहां से आया है? क्या कोई लोन रिप्राइसिंग की वजह से प्रेशर आया है, या फिर कोई और प्रेशर है जिसकी वजह से आपके एनआईआईज में डिक्लाइन देखने को मिला? सर, एनआईआई की यदि आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर करीब करीब 125 बेसिस पॉइंट का रेपो रिडक्शन हुआ है, जो कि इमीडिएटली पास ऑन हो जाता है एडवांस में, जबकि डिपॉजिट के ऊपर ओवर द पीरियड जो है धीरे धीरे ये रिड्यूस होता है। तो ये प्रेशर जो है बेसिकली इसी के कारण बना हुआ है कि रेट ऑफ रिडक्शन हमारा जो एडवांस के ऊपर है वो इमीडिएट हो गया, जबकि डिपॉजिट उस हिसाब से रीप्राइस नहीं हुआ है। लेकिन यदि आने वाले समय में हम देखेंगे तो अभी जो है इस क्वार्टर के अंदर हमें जो है रेट ऑफ रिडक्शन फिलहाल हम इन हाउस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी आएगी, एंड कुछ अदर सेक्टर्स में हम अपने एडवांसेस को फर्दर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि सप्लाई चेन, दूसरा हो गया अपना जो है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, जहाँ से हमको बेटर यील्ड की भी मिलेगा। दूसरा, हम अपने जो है जो लो यील्डिंग एडवांसेस हैं उनको भी हम सेट कर रहे हैं, जैसे आईबीपीसी वगैरह। तो फर्दर इसके रिडक्शन के कारण जो है हमारा जो यील्ड होगा एडवांस के ऊपर वो बढ़ेगा, एंड एनआईआई भी आगे आने वाले समय में इससे बेहतर होगा। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट में यहाँ पर एनआई में सुधार की उम्मीद बता रहे हैं, लेकिन आपके जो नए स्लिपेजेस है वो 14% तक बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की रेशो की बात करें तो वहाँ पर सुधार होता हुआ क्वार्टरली बेसिस पर दिखा है। अच्छी रिकवरी है, लेकिन क्या ये आगे भी सस्टेनेबल रहेगी इस तरह से? तो जिसकी हम बात करें तो यदि आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो हमारा कंसिस्टेंसी बनी हुई है, करीब 1700 से 1800 करोड़ के आसपास ही स्लिपेजेज रह रही है, डिस्पाइट द फैक्ट
कि हमारा लोन बुक बढ़ता जा रहा है। तो जहां तक स्लिपेजेस की बात है, बैंक पूरी तरह से आश्वस्त है और बाजार को भी आश्वस्त करना चाहता है कि हमारे जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो इफेक्टिव मॉनिटरिंग के तहत है, अंडरराइटिंग उसकी अच्छी है और गोइंग फॉरवर्ड जो है फ्रेश स्लिपेजेस मोर और लेस इसी रेंज में रहेंगे और इसमें कोई बढ़ोतरी होने की संभावना एज ऑफ नाउ नहीं है सर। तो यदि आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इसी लेवल को मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी हम गाइडेंस यही है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। तो गाइडेंस भी हमने 1% का दिया हुआ था कि स्लिपेजेस के अंदर होगा फ्लैश स्लिपेजेस, उससे हम काफी नीचे हैं। बिल्कुल। गाइडेंस सर आपने क्रेडिट कॉस्ट को लेकर भी दी है कि आपने जो गाइडेंस दिया वो 0.5% से नीचे का क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस है। तो जो प्रोविजंस हैं ईसीएल फ्रेमवर्क की वजह से ऑफ कोर्स प्रोविजंस बढ़े हैं, उसके बावजूद आपने ये गाइडेंस दिया है इसको लेकर, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, क्या हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें प्रोविजंस को लेकर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, प्रोविजंस नॉर्मल हो जाएंगे, ये बढ़े हुए प्रोविजंस नहीं देखेंगे? सर हमें प्रोविजन के बारे में समझना चाहिए। इस बार के जो प्रोविजन हमारे बढ़े हुए हैं वो किसी और फैक्टर के कारण है। क्रेडिट क्वालिटी की यदि बात करें, एसेट क्वालिटी की यदि हम बात करें तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसके कारण नहीं है। यदि आप 1300 करोड़ का जो पूरा प्रोविजन है यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें 955 करोड़ का हमने एक स्पेशल फ्लोटिंग प्रोविजन क्रिएट किया है, जो कि कहीं ना कहीं ईसीएल को ध्यान में रखते हुए किया है। आरबीआई की गाइडलाइन, जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई हुई है, आरबीआई ने बहुत ही क्लियर कहा है कि 1 अप्रैल 27 के ऑनवर्ड जो है ईसीएल की गाइडलाइन रोल ओवर होगी एंड बेस्ड ऑन दैट ड्राफ्ट गाइडलाइंस हमने जो अपना कैलकुलेशन किया है उसके बेसिस पे सर्टेन शॉर्टफॉल्स है उसको हम ओवर द पीरियड मेंटेन कर रहे हैं और उसी हिसाब से प्रोविजन को क्रिएट कर रहे हैं। यदि मैं उस फैक्टर को हटा दूं तो मुश्किल से 300 से 400 करोड़ ही है जो कि एक्चुअल प्रोविजंस है। तो नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करें सर, मैं बड़ा सिंपल कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल है एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग के तहत है। तो इस पे कोई भी जो है हमें सरप्राइज आइटम नहीं मिलने वाला है और ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी सर। कि एसेट क्वालिटी यहाँ पर स्टेबल है और आगे जाकर भी अच्छी रहने की उम्मीद है। लेकिन अमित जी, एमएसएमई ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है यहाँ से और आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप एमएसएमई सेक्टर में? एमएसएमई की ग्रोथ की यदि बात करें सर, इतने बैंक के लिए भी एमएसएमई की ग्रोथ 18% से ज्यादा है। और यदि रिसेंट पास्ट में जो गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेटरी जो है या सिस्टम वाइज फिस्कल जो है जो उन्होंने अनाउंसमेंट वगैरह की है, जैसे कि जीएसटी रेट कट वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह पे कट वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे और यदि कंजम्पशन को बूस्ट होगा तो इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा। और हम भी इसमें जो है पूरी तरह से हमारा पूरा फोकस रैम के ऊपर है, यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई के ऊपर है और हम डिजिटल वे के थ्रू भी लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। तो एमएसएमई का ग्रोथ और इकोनॉमी यहाँ से बेहतर ही दिख रही है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एमएसएमई की ग्रोथ इसी हिसाब से बनी रहेगी। बिसाइड्स दैट यदि बैंकों की बात करें तो उनका जो है यदि आप देखेंगे तो नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए दोनों ही काफी निम्नतम स्तर पे हैं। और दूसरा, सारे ही बैंक मोर और लेस एक अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड है। तो किसी भी फर्दर ग्रोथ या डिमांड बाजार के अंदर आती है तो हम वेल पोजीशनड है उस ग्रोथ को फिनांस करने के लिए। सर रेट कट के बेनिफिट्स अगर देखे जाए तो क्या वो प्राइस्ड इन है इस वक्त या फिर अभी प्राइसिंग उसकी बाकी प्राइस्ड इन होने बाकी है अभी? रेट कट का यदि बेनिफिट की यदि बात करें तो सर जैसे आपको पता है कि इमीडिएटली पास ऑन होना है फॉर एमएसएमई सेक्टर्स, 125 बेसिस पॉइंट्स इमीडिएटली पास ऑन रिटेल और इसमें हो जाता है। तो वो पूरी तरह से ट्रांसमिशन है। जहां तक कि बड़े कॉर्पोरेट्स या बाकी के बारे में है तो एमसीएलआर के ऊपर प्राइसिंग उनकी होती है, जो डिपेंड करता है कि हमारा डिपॉजिट कैसे रीप्राइस होता है या रिसोर्सेस हम किस प्राइस पे लेके आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं लैग होता है और ये स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे डिपॉजिट्स की रेट नीचे जाते जाएंगे ये भी पास ऑन होगा। ओवरऑल यदि इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादातर यदि आप देखेंगे तो 60 to 70% ये ऑलरेडी जो है ट्रांसमिट हो चुका है सर। बिल्कुल, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर Q4 और FY27 में आप क्या गाइडेंस लेकर चल रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर आरबीआई रेट कट करेगा? सर जो हमारा इंटरनल हाउस का व्यू है कि हम ये इसको प्राइस करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी दिस क्वार्टर के अंदर हम कोई भी रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज नंबर 1 सर।
नंबर 2 ये है कि हम जो है अपना निम जितने लेवल पे अभी हमने डिक्लेयर किया है, मोर और लेस हम इसी लेवल पे जो है Q4 को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 260 टू 270, विद द एजम्पशन कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है। इसके 2 फैक्टर्स है सर। एक तो क्या है कि जो लास्ट रेट कट हुआ है दिसंबर के अंदर, उसका इसका फुल जो है इफेक्ट इस क्वार्टर के अंदर आएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, लो यील्डिंग एडवांस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रैम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि हम जो है निम को स्टेबल रखेंगे एंड 260 टू 270 हम इसको मेंटेन करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि बैंक की जो नतीजे हैं उसको कैसे रीड करना चाहिए, आगे को लेकर गाइडेंस क्या है, एसेट क्वालिटी को कैसे आप बरकरार रख रहे हैं और निम्स को लेकर आपकी क्या गाइडेंस है। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए टीना स्वदेश पे और बात करने के लिए हमारे साथ। चलिए एक काम करते हैं, हरीश जी से एक राय लेते हैं पीएनबी के ऊपर। पीएनबी पर आपका क्या नजरिया बनता है हरीश जी? नतीजे कंपनी के आए हैं और एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है जहां, लेकिन एक तरफ एनआईआई जो है वो थोड़ी बहुत डिक्लाइन हुई है और आपने मैनेजमेंट को सुना कि मैनेजमेंट ने आगे को लेकर गाइडेंस दी है बहुत क्लियर। क्या नजरिया आपका बनता है हरीश जी? बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए लास्ट हमने कुछ दिनों से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है सारे पीएसयू बैंक्स में, स्पेशली एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर मुझे लग रहा है कि इन बैंक्स में अभी भी तेजी बरकरार रह सकती है आगे जाके, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि जो लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ अभी तक पोटेंशियल है स्टॉक में, जब ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। तो अगर स्पेशली अगर पीएनबी की बात करते हैं, पीएनबी में 2 दिनों से हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन चार्ट सेटअप बहुत अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ से स्टॉक प्राइस फिर से रिवर्स होते हुए नजर आ सकता है आगे जाके। ऊपर की ओर देखा है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 145 143 लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां तक उछाल देखने मिल सकता है पंजाब नेशनल बैंक में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, जो भी डिप्स आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं इन बैंक्सों में। और स्पेशली अगर पीएनबी की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है। नीचे में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 120 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर होल्ड है, स्ट्रेंथ बना रहेगा, तो ऊपर के 140 145 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल खरीदारी किया जा सकता है पीएनबी में। ठीक है, काफ़ी बुलिश नज़रिया पीएनबी पर। 120 का एक सपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं और 140 से 145 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, शुक्रिया। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक के फर्स्ट एडिशन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा, आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स के सेकेंड एडिशन में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास। अगले आधे घंटे फिर से हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे आज के मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक राय आपको देंगे। तो हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो देखिए, एक नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप फ़ोन करके एसएमएस के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लाइव है। तो वहां जाकर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, वहां से भी हम कुछ सवालों को पिक करते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। देखिए, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और गिरावट के साथ बाजार में कारोबार हो रहा है। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल देखिए 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में है, 25,430 के लेवल पे आसपास कारोबार कर रहा है निफ्टी। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं करीब 425 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी हावी है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 अंकों से ज्यादा टूट गया है बैंक निफ्टी, 59,687 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार हुआ है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बहुत ही कम गेनर्स है आज निफ्टी में। डॉक्टर रेड्डीज में ही आप देख सकते हैं करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, HUL और HDFC बैंक में है हल्की फुल्की तेजी, करीब आधे % की तेजी आप देख सकते हैं। वहीं लूजर्स की बात करें तो देखिए इटर्नल 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।
बजाज फाइनेंस में भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट, कोल इंडिया 2.5% की गिरावट के साथ विप्रो, टेक महिंद्रा और सन फार्मा में भी आप देख सकते हैं 2 से 2.5% की गिरावट इस वक्त हावी हो रही है। वहीं मार्केट पर देखें तो इस वक्त 481 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे, वहीं डिक्लाइन का नंबर बढ़ा है। 2397 शेयर्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लगभग सारे ही सेक्टर्स में आज गिरावट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है वो आईटी और रियल्टी सेक्टर से बन रहा है। थोड़ी देर पहले हम एफएमसीजी को हरे निशान में कारोबार करता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब एफएमसीजी पर भी गिरावट हावी हो रही है। कुणाल, आप किस तरह से इस वक्त बाजार की चाल को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या कोई और बड़ी गिरावट आने वाली है क्लोजिंग तक? सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून आप दोनों को। एंड मार्केट में अगर बाजार की चाल की बात करें तो फिलहाल थोड़ा अनसर्टेनिटी मार्केट में फिलहाल ज्यादा है, कंसिडरिंग जो भी ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, खास करके जो यूएसएस से जो कमेंट आ रहे हैं पर्टिकुलरली यूरोप जोन को लेके एंड टैरिफ को लेके एंड ओवरऑल जो सिनारियो की बात करें तो आने वाले दिनों में बजट भी है। प्लस इतना नहीं, अगर आप देखोगे तो मार्च में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी है, तो आने वाले 2-3 महीने एक अफरा तफरी वाले रहने वाले, यानी कि पूरी रोलर कोस्टर राइड आपको वहां पे मिल सकती है निफ्टी में मार्केट में। फिलहाल निफ्टी अगर देखने जाए तो 25,422 के लेवल पे है। 25,400 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर 25,400 का ब्रेक होता है तो फिर 25,000 तक के भी लेवल आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो नजरिया है वो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही यहाँ पे काम करने का है। ऊपरी लेवल की बात करें तो ऊपरी लेवल पे फिलहाल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 25,650 का है। तो यहाँ से कोई भी उछाल आता है अप टू द लेवल ऑफ 25,500, 25,550 आपको यहाँ पे बेच के चलने की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 25,650 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो 25,400 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है निफ्टी पर कुणाल की तरफ से। चलिए अपने पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं शो में। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। रितेश, क्या शेयर्स हैं आपके पास और क्या सलाह चाहते हैं आप? सर मेरे पास 1000 RSC के शेयर्स हैं। मैंने बाय किए थे 142 पर। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं कहां तक इसका वेट कर सकता हूं लोअर पर सर? बिल्कुल, चलिए आप तक सलाह पहुंचाएंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC के शेयर हैं इनके पास, 1000 शेयर हैं। 142 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। मौजूदा भाव 117 का चल रहा है। आज के सत्र में 3% की गिरावट है। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो पिछले एक साल में 20% का नेगेटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। क्या सलाह बनती है कुणाल जी आपकी? इन्हें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि कितना वक्त होल्ड करूं कि इनका भाव आ जाए? पहले यहाँ पे 2 बातें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। नो डाउट पिछले एक साल में उसने 20% का हमें नुकसान दिखाया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 2023 से लेकर 2024 तक तो 20 रुपए से 25 रुपए चलने वाला स्टॉक 200 भी हुआ है। सो अगर आप इसमें अगर सही से अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। अच्छा खासा स्टॉक है, घबराने वाली बात नहीं है। 145 के अराउंड की आपकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 117 चल रहा है। मुझे लग रहा है 110 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 110 पहले भी स्टॉक ने दिखाया था और वो लेवल दिखाने के बाद स्टॉक ने एटलीस्ट ऊपरी लेवल पे 150 से लेकर 140 तक के लेवल दिखाई दे। सो यहाँ पे जो व्यू है वो 110 अगर आता है तो वहां पे वापस एक बार एवरेज करके चलने का है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, तो आपको वहां पे डबल बेनिफिट हो सकता है। तो 110 आता है, वहां पे एवरेज करके चलिए। यहाँ बाउंस बैक में वापस स्टॉक आपको 140 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये पोजिशनल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 160 के ऊपर के भी लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह से आपको राय मिल गई है IRFC पर। लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं। हाय ललित, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। ललित आपको मेरी जी जी पूछिए ललित, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैडम, मेरे पास L&T फाइनेंस के हैं 300 शेयर एट द रेट ऑफ 92। ओके, और जियो फाइनेंस के हैं 1050 शेयर एट द रेट ऑफ 297। ठीक है, 2 शेयर्स हैं आप। और आपका व्यू क्या रहेगा ललित? लॉन्ग टर्म व्यू है मैम।
लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुणाल, हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं इस वक्त और 2 शेयर्स इनके पास, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले L&T फाइनेंस की बात करें तो 300 शेयर्स है इनके और 92 इनका खरीद प्राइस है, करीब ऑल टाइम लो के आसपास इन्होंने आई थिंक 2 साल के पहले ही कोई खरीदारी की होगी। फिलहाल हल्की फुल्की गिरावट के साथ 298 के लेवल पर L&T फाइनेंस कारोबार कर रहा है। 6 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर दिए हैं, 41% से ज़्यादा, और इन्हें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा इस वक्त L&T फाइनेंस में हो रहा है। क्या करना चाहिए L&T फाइनेंस में? साथ ही जियो फाइनेंस की बात करें तो 1050 की क्वांटिटी है शेयर्स की और 297 ये अपना खरीद प्राइस बता रहे हैं और आज करीब 2% की गिरावट है। 270 के लेवल पर जियो फाइनेंस इस वक्त कारोबार कर रहा है और 1 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के लिए राय चाहते हैं, सलाह दीजिए। सबसे पहले LTF की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल पे उनकी खरीदारी है, 90 के अराउंड की खरीदारी है। 2023 अप्रैल के पहले की उनकी खरीदारी है और अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे उनको देखने को मिल रहा है। जो व्यू है एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने का ही है। आने वाले दिनों में 330 से लेके 380 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे LTF में घबराने वाली बात नहीं है। एंड दूसरा जियो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंस में आपको एक लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। 270 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये स्टॉक पे गिरावट पे 250 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर 250 आता है तो वहां पे एक बार आप वापस एवरेज करके चले, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो अगर जब भी आपको मौका मिलता है अच्छे खासे स्टॉक में बॉटम पे बाय करने का, आपको वहां पे एवरेज करके जरूर से चलना चाहिए, क्योंकि लोअर एवरेज विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड्स आने वाले टाइम में। सो 270 चल रहा है, 250 अगर आता है तो वापस आप जियो फाइनेंस में एवरेज करके चलिए। बाउंस बैक में ये स्टॉक आपको वापस 330 एंड अगर इस बार 330 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 380 तक के भी लेवल आपको ये दिखा सकता है। बिल्कुल, तो 380 तक के लेवल आ सकते हैं। और ललित ने जब कॉल किया और उन्होंने L&T फाइनेंस का प्राइस बताया तो मुझे लगा कि ललित ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें पार्टी कहाँ करनी चाहिए, लेकिन खैर ललित ने ये पूछा कि उन्हें होल्ड करना चाहिए या नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, कौन से शेयर्स हैं आपके पास और क्या सलाह चाहते हैं आप? जी, प्राज इंडस्ट्रीज के 400 शेयर है जी। अच्छा, 400 शेयर किस भाव पे लिए आपने? ये 429 रुपए लिए थे मैंने 2-3 बार में, तो वो अब 429 एवरेज मेरा। 430 का एवरेज है आपका और लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, ठीक है। आज शेयर में 3% की गिरावट है और पैनिक होना सामान्य बात है, क्योंकि पिछले 1 साल में ये शेयर 63% के आसपास करेक्ट हो चुका है। शेयर में गिरावट आई है और ये जैसा बता रहे हैं राम जी ने एवरेज भी किया है इस शेयर को। क्या सलाह बनती है कुणाल आपकी? इन्होंने एवरेज करके 430 के आसपास का प्राइस लेकर आए हैं और इनके पास इस वक्त 400 शेयर्स हैं। व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ये है, क्योंकि आप देखिए स्टॉक में लोअर लेवल पे 280 के अराउंड काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जून 2021 से लेके मार्च 2023 तक ये स्टॉक ने 280 का मल्टीपल बार सपोर्ट लिया था। उसके बाद 280 का सपोर्ट लेने के बाद अल्टीमेटली हमें 800 के ऊपर के भी लेवल दिखाए थे। तो ओवरऑल पोजीशन जो है मैं वहां पे एक बार 280 का स्ट्रिक्ट ऐसे मेंटेन करके चलूंगा, क्योंकि अगर इस बार अगर 280 ब्रेक होता है तो फिर ये और भी गिर सकता है और गिरावट में ये 150 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सो व्यू यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने का है 280 का। अगर वो ब्रेक होता है तो निकल जाइए, है ना। 280 अगर सस्टेन होता है तो फिर मैं कहूंगा कि आने वाले दिनों में आप 280 के एसएल के साथ ही और एक बार एवरेज करके जा सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक में 360 और 360 ब्रेक होने के बाद एटलीस्ट 430 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए राय ये है कि आप 280 का स्टॉप लॉस रखिए। राम जी, 280 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। अगर उसके नीचे जाता है शेयर तो आपको एग्जिट करना है, लॉस बुक कर लेना चाहिए। मौके कहीं और मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर वो लेवल सस्टेन हो जाते हैं तो हो सकता है बाउंस बैक में 360 और 430 तक के लेवल देखने को मिल जाए। ये कुणाल की सलाह है आपके लिए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो तमाम और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनके शेयरों पर सलाह लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल परार भी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो कि यूट्यूब से हमें मिल रहा है। नरेंद्र कुमार गुप्ता का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस के 51 शेयर्स है और इनका जो खरीद प्राइस है 291 का है।
राय चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए आज मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखेंगे तो गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। 250 यहाँ पर परसेंट की 2.5% की ज़्यादा की गिरावट 176 के लेवल पे फिलहाल कारोबार कर रहा है और इन्हें नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। 5,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं। कुणाल जी, क्या सलाह होगी मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर? इन्हें आज भी देखिए काफ़ी गिरावट है, क्या ये जो बाजार में गिरावट है उसका प्रेशर इस पर नजर आ रहा है? आगे जाकर कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं इसमें आते हुए? वेल 176 का अराउंड का स्टॉक है, उनकी खरीदारी 290 के ऊपर की है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों 160 टू 150 160 से 150 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर ये लेवल आता है तो फिर मैं कहूंगा कि आपको वहां पे एक बार एवरेज करके चलना चाहिए, क्योंकि पहले भी ये स्टॉक ने लोअर लेवल पे 126 के लेवल दिखाए थे। तो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 140 अगर वहां पे आते हैं, एक बार आप एवरेज करके चलिए। आने वाले दिनों में जिस हिसाब से कंपनी की पेडिग्री है, मुझे लग रहा है 220 240 के तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह जरूर से रहेगी अगर स्टॉक 140 आता है तो। बिल्कुल, तो ये सलाह आपको दे दी गई मुथूट माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। चलिए अगला जो हमारे पास सवाल आया है वो भी यूट्यूब से ही आया है। विकास का सवाल आया है। विकास अरोड़ा इंदौर से पूछ रहे हैं कि उनके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं, 5,114 शेयर हैं, 28 रुपये 50 पैसे पे। वाह, 28 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने खरीदा है। 44 रुपये का भाव चल रहा है। पैसे अच्छे खासे बन गए हैं इनके। पिछले एक साल में करीब करीब 64% का रिटर्न शेयर में मिला है। क्या सलाह होनी चाहिए कुणाल जी? क्या होल्ड करके रखें या फिर थोड़ा प्रॉफिट ले लें? क्या प्रॉफिट को एंजॉय करने का टाइम है ये? वेल डेफिनेटली प्रॉफिट को एंजॉय करने का टाइम है। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 28.50 के अराउंड उन्होंने खरीदारी करके रखी है। फिलहाल स्टॉक 44 के अराउंड है। यहाँ पे मेरी जो राय है वो ये है कि आपने जो कैपिटल लगाई वो कैपिटल एक बार आप निकाल लीजिए, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप स्टॉक में ही रहने दीजिए, क्योंकि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में मिली है। 40 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है। आने वाले दिनों में और भी बहुत बढ़िया रैली हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो कैपिटल निकाल लीजिए जो आपने कैपिटल लगाई थी। प्रॉफिट जो है वो एसडी साउथ इंडियन बैंक में आप रहने दीजिए। और दूसरा एक स्टॉक है जहां पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो आज के टाइम पे 90 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे फंडामेंटल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो जो कैपिटल आप यहाँ से निकालोगे वो कैपिटल आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस में डाइवर्ट कर सकते हो। अच्छी रणनीति आपको कुणाल ने बता दी है। साउथ इंडियन बैंक में भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं और जो प्रॉफिट लेंगे उसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आप डालिए, वहां से भी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला भी यूट्यूब से हमारे पास सवाल है। सुशील का हमारे पास सवाल है और ये सूरत से हमें भेज रहे हैं। इनके पास कैप्री ग्लोबल के शेयर्स है। कैप्री ग्लोबल के 2,700 शेयर्स है और उनका जो खरीद प्राइस है 200 रुपये का है। फिलहाल 65,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि शेयरों की संख्या ज़्यादा है और आज करीब 1.25% की गिरावट के साथ कैप्री ग्लोबल 175 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, इनकी जो बाइंग है लगभग शायद उन्होंने ऊपरी स्तर पर ही खरीद लिया है और आज भी गिरावट है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 3% से ज़्यादा की गिरावट रही। यहाँ पर क्या सलाह होगी इन्हें? शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये चाहते हैं सलाह? वेल शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर बात करूं, 175 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज देता है तो फिर एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि 175 के नीचे ये स्टॉक 160 से लेके 150 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। सो 175 का क्लोजिंग बेसिस पे एक एसएल मेंटेन करके चलिए। वो जैसे ही स्टॉक उसके नीचे क्लोज आता है आप निकल जाइए। 160 150 तक का स्टॉक हमें आने वाले दिनों में करेक्शन दे सकता है। चलिए कमाई का एक और मौका आपके पास लेकर आते हैं और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले। अमोल जी, क्या चुना है आपने आज ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पर? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। भारती एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ। जनवरी सीरीज का 22-23 के आसपास चल रहा है। टारगेट्स निकल के आ रहे। पोजिशनल है, थोड़ा टाइम ले सकता है। 40 रुपीज के स्टॉप लॉस रहेगा उसका 15 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8075 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3800 का। मार्केट वीक जरूर है, एट द सेम टाइम ओवरसोल्ड भी है। और अगर हम भारतीय एयरटेल का सेटअप देखेंगे तो 3 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिला है और उससे पहले एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था। अगर मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आता है
तो भारतीय एयरटेल में एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शंस की रणनीति आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है कि 2000 का आपको कॉल खरीदना है एयरटेल का, 22 रुपए 23 पैसे के आसपास, ये 22-23 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये आपको स्टॉप लॉस रखना है 15 का, और जो प्रॉफिट आपको जो टारगेट आपको रखना है वो है 40 रुपए का। अधिकतम मुनाफा आपको 8075 रुपए का हो सकता है, और अधिकतम नुकसान आपको 3800 रुपए का हो सकता है इस स्ट्रेटजी में। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपकी स्ट्रेटजी बताने के लिए। और दर्शकों के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको एफएनओ में ट्रेड लेते वक्त इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, और घाटा होने के बावजूद उन्हें 28% तक ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ता है। मुनाफा भी हुआ तो 15 से 50% तक ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में आपका खर्च होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद ऑप्शन की अपनी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करें। चलिए, फिलहाल अब वक्त हो चुका है इस शो को यहीं समेटने का, क्योंकि समय की कुछ पाबंदियां हैं। तो फिलहाल हम कुणाल जी से विदा लेंगे। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए और दर्शकों तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। चलिए, शो को यही खत्म करते हैं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, आपको लगातार बने रहना है 18 स्वदेश पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला 18 स्वदेश पर लगातार